औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, सेकंड ईयर M2 फिज़िक्स चैप्टर 15 और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे थे। तो कल हमने जो है वो 5.12 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हमने 15.13 क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन 15.13। तो पहले स्टेटमेंट देखते थे। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द बोथ एरिया ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल हैव एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप। तो कहता है कि ये पॉसिबल है कि अगर हम एरिया जो है लूप का उसको चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड को जो कि पास कर रहा है किसी लूप में से, स्टिल हैव नॉट, वो इस तरह हो कि वो उनका जो है उनके अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा ना। तो हाँ, ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डेल्टा फाई, वो B डॉट डेल्टा ए के बराबर, ये प्रोडक्ट है। तो अगर B डॉट डेल्टा ए प्रोडक्ट जो है ये रिमेन सेम रहे, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज ना हो, तो फिर आपका डेल्टा फाई जो है वो कांस्टेंट होगा। तो अगर डेल्टा फाई कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो ये तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी तो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा फाई ज़ीरो है, तो एप्सिलॉन माइनस एन इंटू ज़ीरो ओवर डेल्टा टी, तो इसलिए एप्सिलॉन भी ज़ीरो होगी। तो इस केस में कोई इंड्यूस्ड EMF जो है वो पैदा नहीं होगी अगर ये प्रोडक्ट जो B डेल्टा ए की प्रोडक्ट जो है अगर ये कांस्टेंट रहती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 15.14 के ऊपर। तो 15.14 है, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन है का कैन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बी यूज टू ऑपरेट द मोटर। कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप नहीं इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ कर सकते हैं ये जनरेटर कि जब उसकी आउटपुट से हम जनरेटर को से हम मोटर को ऑपरेट करें। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है? इफ़ अगर ये पॉसिबल हो जाए तो ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बन जाएगा, विच विल रिक्वायर नो एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स विच इज़ दी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है ना, हमें एक्सटर्नल फोर्स से एनर्जी चाहिए, जो आप उसको एनर्जी देंगे वही आगे उसको यूटिलाइज करेगा। तो इस सिस्टम को तो कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, वो वायलेट हो जाएगा। तो इट इज़ against the law of conservation of energy because there is no energy available from external source। In this case, system becomes a self ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम जो है वो एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा और आपको एक्सटर्नल से किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 15.15 पे। क्वेश्चन 15.15 कहता है कि एक सस्पेंडेड मैग्नेटिक, लटका हुआ मैग्नेटिक,
इट ऑसिलेट फ्रीली इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो ऑसिलेट करता है। द ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रांगली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेटिक, कहते हैं जब हम एक मेटल प्लेट को रख देते हैं अंडर द मैग्नेटिक के अंदर, तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम, यानी कि वो ऑसिलेशन जिस ऑसिलेशन के साथ वो वाइब्रेट कर रहा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक्सप्लेन वाई दिस अकर। तो व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, व्हेन अ metal plate is placed under the oscillating magnetic, यानी कि ये एक मैग्नेटिक है, देखें ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल है और ये इधर आप एक मेटल प्लेट रख देते हैं, ठीक है, और ये यूं वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्लेट। तो वो क्या करता है, एक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है प्लेट के अंदर, ठीक है। एज ए रिजल्ट द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लेट। तो एडी करंट्स जो हैं वो प्लेट के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो एडी करंट्स हैं ये पोज करेंगी जो गाज इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। According to Lenz's law, the eddy currents opposes the cause which is producing it, जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या है, वो मोशन ऑफ मैग्नेटिक है, ठीक है। मोशन ऑफ मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक are strongly damped। मेरे पास इसके एंटी करंट, तो वो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो इसको मूव करने से रोकेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास है क्वेश्चन 15.16। क्वेश्चन 15.16 है कि 4 अनमार्क वाइज इमर्ज फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर, 4 वाइज जो ट्रांसफार्मर में निकलती हैं। व्हाट स्टेप्स वुड बी टेकन टू डिटरमिन द टर्न रेशो, तो कहता है क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे टर्न रेशो को फाइंड करने के लिए। तो आप देखें द फॉलोइंग स्टेप्स are taken to find turn ratio। टर्न रेशियो को फाइंड करने के फॉलोइंग स्टेप्स रहते हैं। नंबर 1, सेपरेट द पेयर इनटू प्राइमरी या सेकेंडरी।
separate the pair into प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो पेयर है यानी कि जो ये क्वाइल है उसको सेकेंडरी और प्राइमरी क्वाइल में सेपरेट करें। नंबर 2 के ऊपर अप्लाई द नोन वोल्टेज VP टू प्राइमरी एंड गेट द इंड्यूस्ड वोल्टेज VS फ्रॉम द सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, अप्लाई VP voltage to primary coil and get VS induced voltage in the सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, सेकेंडरी क्वाइल में हासिल कर लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो रेशो है टर्न रेशो की, वो क्या आएगी, NS ओवर NP VS ओवर VP। तो ये स्टेप्स जो हैं ये हमें लेने पड़ेंगे एक ट्रांसफार्मर के अंदर टर्न रेशो को फाइंड करने के लिए। उसके बाद आए आप 15.17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15.17 जो है इसके अंदर वो कहता है कि कैन स्टेप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। दूसरे पार्ट में कहता है कि इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर्ड। तो ए पार्ट में नो ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप द पावर लेवल, क्योंकि हमारे पास पावर इनिशियल जो होती है वो पावर फाइनल के बराबर होती है। यानी कि VP पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी के बराबर होती है। VP IP इज इक्वल टू VS IS। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को तो नहीं करता स्टेप अप, हाँ इसकी जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन ज़रूर करता है। और दूसरा पार्ट कहता है कि ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज करती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल। ये क्या करता है, ये सिर्फ इंक्रीज करता है हमारे पास वोल्टेज को। अब बी पार्ट में वो कहता है कि ये कैसे पावर ट्रांसफ़र होती है। तो टू क्वाइल्स आर ऑफ ट्रांसफार्मर आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान में देयर इज ए म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन दैम। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 15.18। उसका ए पार्ट है कि व्हेन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू AC मेन्स द करंट इन इट इज़ वेरी स्मॉल इफ सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन और बी इंक्रीजेज व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज़ क्लोज। एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स। तो पहले नंबर पर बड़ी स्मॉल होती है अगर सर्किट ओपन हो। तो आप देखें ए पार्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट
पावर बराबर होती है आउटपुट पावर के। ठीक है, तो हमारे पास आई पी वी पी बराबर होगी आई एस वी एस के। तो अगर सेकेंडरी सर्किट ओपन है तो इसका मतलब है कि आई एस जीरो है, सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो आई पी वी पी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी है वो तो कनेक्टेड है, तो इसलिए वी पी जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो आई पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद व्हेन सेकेंडरी इज़ क्लोज्ड, ये तो था कि जब हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और हमारे पास जो बड़ी स्मॉल करंट कर रही है फ्लो, जब हमारे पास सेकेंडरी सर्किट जो ओपन है, अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड है बी पार्ट, तो फिर आई पी वी पी आई एस वी एस के बराबर होगा। तो वी पी, लेकिन यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट है, अगर हमने आई एस वी एस को इंक्रीज़ करना है तो हमें आई पी वी पी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टू इंक्रीज आई एस वी एस वी हैव टू इंक्रीज आई पी वी पी, तो हमें आई पी वी पी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेकिन वी पी तो कांस्टेंट है क्योंकि अब सेकेंडरी सर्किट जो है, ठीक है, वो क्लोज्ड है, तो इसलिए ग्रेटर आई पी जो है वो रिक्वायर्ड है टू इक्वलाइज द पावर इन द सेकेंडरी कॉइल। सो ग्रेटर आई पी इज रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द पावर in the secondary circuit। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आई पी शुड इंक्रीज, सो आई पी शुड इंक्रीज, तो आई पी को इंक्रीज होना चाहिए अगर सेकेंडरी सर्किट जो है वो क्लोज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आज के ख़त्म हो गए हैं, तो कल फिर अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।